हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा। आज बजट सत्र का छठा दिन है। बजट की कार्यवाही दोपहर 2 बजे से शुरू होगी, जिसमें बजट पर चर्चा होगी। चर्चा के दौरान हंगामे के पूरे आसार हैं। विपक्ष बजट को लेकर सरकार पर पहले ही निशाना साध चुका है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने उकलाना में मीडिया से बात करते हुए बीजेपी और जेजेपी पर जमकर हमला बोला। विधानसभा में पेश किए गए बजट पर बोलते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सीएम पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम कांग्रेस के समय से भी कम करके दिखाए। दीपेंद्र ने कहा कि सीएम जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। बीजेपी जेजेपी के नेता अहंकारी हो चुके हैं, उन्हें किसान की सुध लेने का समय तक नहीं। ट्रैक्टर विवाद पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि ट्रैक्टर को कांग्रेस के सभी विधायक खींच रहे थे। चंद सेकंड के लिए ही महिला कार्यकर्ता ने अपनी इच्छा से रस्सी को हाथ लगाया था। दीपेंद्र ने कहा कि बीजेपी को उन किसानों के परिवार की महिलाओं की चिंता नहीं है, जिनके पीछे अब कोई बचा ही नहीं। दीपेंद्र हुड्डा बोले कि उनकी सरकार आने पर किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के परिवार को एक एक सरकारी नौकरी और किसानों को शहीद का दर्जा दिया जाएगा। इनेलो नेता अभय चौटाला ने बजट को लेकर सरकार पर निशाना साधा। अभय ने कहा कि बजट से किसी को भी लाभ होने वाला नहीं है। कृषि का बजट पहले से कम किया गया है। अभय चौटाला ने कहा कि बिजली क्षेत्र में भी कोई बढ़ोतरी नहीं की गई, साथ ही पब्लिक हेल्थ क्षेत्र में भी बजट में कटौती की गई। ग्रामीण विकास का बजट भी कम किया गया। साथ ही अभय चौटाला ने अजय परिवार को ऐलनाबाद से लड़ने की चुनौती दी। अभय ने कहा कि ऐलनाबाद का चुनाव चौधरी देवीलाल का असल वारिस तय करेगा। तो वहीं जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने इनेलो नेता अभय चौटाला के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। कहा कि चौधरी देवीलाल का राजनीतिक वारिस बनने की चाह नहीं, अभय और उनकी पार्टी इनेलो का बेड़ा गर्क किया। 10 मार्च को मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पंजाब के अकाली दल के विधायकों की ओर से किए गए हंगामे की चारों ओर निंदा की जा रही है। इस कड़ी में विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि पंजाब के विधायकों की इस हरकत से दोनों राज्यों के बीच भाईचारे के रिश्ते को ठेस पहुंचा। दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन का आज 110वां दिन है। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है। किसानों ने आंदोलन तेज करने के लिए नई रणनीति तैयार की है। चलिए आगे बढ़ते हुए कॉर्पोरेट विरोध दिवस की बात करेंगे। नई रणनीति के तहत 15 मार्च से लेकर 28 मार्च तक अलग अलग कार्यक्रम किए जाएंगे। इसके तहत 15 मार्च को किसान कॉर्पोरेट विरोधी दिवस मनाने जा रहे हैं। इस दिन किसान डीजल पेट्रोल की बढ़ती मांगों, बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद 17 मार्च को मजदूर संगठनों के साथ एक कन्वेंशन की जाएगी। फिर 19 मार्च को मुजारा लहर दिवस मनाया जाएगा। इस दिन FCI और खेती बचाओ के तहत मंडियों में किसान प्रदर्शन करेंगे। वहीं 23 मार्च को शहीदी दिवस के मौके पर युवा किसान बॉर्डर पर धरना देंगे। 26 मार्च को आंदोलन के 4 महीने पूरे होने पर किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया। इसके बाद 28 मार्च को होलिका दहन के दिन किसान तीनों कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर विरोध जताएंगे। सरकार के खिलाफ किसानों में लगातार रोष बढ़ता जा रहा है। लगातार प्रदर्शन कर रहे किसानों ने बीजेपी और जेजेपी के विधायकों का विरोध करना शुरू कर दिया है। किसान उन विधायकों का विरोध कर रहे हैं जिन्होंने विधानसभा में पेश हुए अविश्वास प्रस्ताव के दौरान सरकार के पक्ष में वोट करने से गुस्साए किसानों ने विधायकों के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में किसानों ने हांसी के नजदीक रामायण टोल प्लाजा पर बीजेपी विधायक विनोद भ्याणा और बरवाला से जेजेपी विधायक जोगीराम सिहाग का पुतला फूंका। किसानों का कहना है कि वो हर दिन 2 विधायकों का पुतला फूंकेंगे। किसानों ने कहा कि इन विधायकों ने हरियाणा विधानसभा में सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट नहीं किया था, जिसकी वजह से अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। किसान कह रहे हैं कि अब जिन 55 विधायकों ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट नहीं किया, उनके पुतले टोल प्लाजा पर रोजाना फूकेंगे। रोजाना 2-2 विधायकों के पुतले फूके जाएंगे।
किसानों के विरोध के बाद अब हरियाणा के कर्मचारी भी हरियाणा सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर आर पार की लड़ाई के मूड में दिख रहे हैं, जिसकी शुरुआत करनाल की पुरानी सब्जी मंडी से हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन ने रैली के माध्यम से सरकार के खिलाफ अपनी हुंकार भरकर की। पीडब्ल्यूडी विभाग में निजीकरण का विरोध, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, पंजाब के समान वेतन करने की मांग समेत 10 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारियों ने रैली की। इस दौरान कर्मचारियों ने सीएम आवास का घेराव किया और उसके बाद एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद कर्मचारियों को सरकार से बातचीत का आश्वासन दिया गया। गौरतलब है कि पीडब्ल्यूडी के तीनों विभागों के रखरखाव का कार्य भी निजी हाथों में दिया जा रहा है, जिसके विरोध में पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन के कर्मचारियों ने रैली कर विरोध जताया। कृषि कानूनों के खिलाफ टिकरी बॉर्डर पर डटे किसान अपने मजबूत इरादों के साथ बॉर्डर पर बने अपने आशियाने को भी मजबूती दे रहे हैं। बहादुरगढ़ बाईपास पर सेक्टर 13 पर किसानों के लिए पक्के कमरे बनाए जा रहे हैं। दादरी के पातवास गांव की ओर से बनाए जा रहे ये कमरे पूरी तरह से पक्के मकान की तरह बनाए गए हैं, जो हर मौसम को बखूबी झेल सकते हैं। आंदोलन के दौरान लगाए गए टेंट आंधी की वजह से फट गए थे, जिसके बाद यहां पक्के ठिकाने बनाने का फैसला लिया गया। कह रहे हैं किसान कि वो अपनी मांग को लेकर लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है, कहा है कि वो कृषि कानून का समर्थन करने वाले नेताओं का विरोध करते रहेंगे। कृषि कानून के विरोध में किसान लगातार दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हैं। इसी बीच किसानों के लिए टीकरी बॉर्डर पर गन्ने का लंगर लगाया गया। दरअसल पिहोवा के किसान रस निकालने के लिए कोल्हू की मशीन लाए, जिसके बाद एक साथ हजारों गन्नों का जूस निकाला जा रहा है। किसानों को गन्ने का जूस उपलब्ध कराया जा रहा है। इस दौरान किसानों ने कहा कि खेत हमारा, गन्ना हमारा, जूस हमारा, किसान भी हम हैं। वो कृषि कानून रद्द करवा कर ही दम लेंगे। वहीं किसानों ने बताया कि संघर्ष लंबा है, इसलिए पक्के आशियाने बनाए जा रहे हैं। फरीदाबाद में बारिश के साथ तेज हवाओं की वजह से गेहूं की खड़ी फसल को भारी नुकसान हो गया। फसल बिछ गई। खेतों में खड़ी फसल तेज हवाओं की वजह से नीचे गिरी, जिससे किसानों की मेहनत पर पानी फिरा। अब किसान इस बात को लेकर चिंतित है, व्यथित हैं कि महंगे दामों पर खाद और बीज खरीदा था, लोन लिया था, फसल बोई थी, लेकिन कुदरत के कहर ने सब बर्बाद कर दिया। घर का खर्च कैसे चलेगा। पूरे प्रदेश में फसल की कटाई चल रही है, लेकिन अचानक हुई बारिश और ओलावृष्टि ने नांगल चौधरी के किसानों के लिए मुसीबत साबित कर दिया। दरअसल बारिश में खेतों में खड़ी सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई। इन दिनों सरसों की फसल की कटाई चल रही है। गेहूं पककर तैयार हो गया है कि कटने को तैयार है। बारिश ने किसानों की तैयार फसल पर पानी फेर दिया। अब किसान सरकार से मुआवजे की आस में बैठे हैं कि किसी तरह उनके परिवार का पालन पोषण हो जाए और बैंक से लिया लोन वो चुका सकें। प्रदेश में लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में 440 नए मरीजों की पुष्टि की गई। करनाल में कोरोना के सबसे ज्यादा 100 नए मामले सामने आए। इधर गुरुग्राम में अब विश्व के सबसे घातक वायरस कोरोना को मात देने के लिए 24 घंटे 7 दिन वैक्सीन लगाने का निर्णय लिया गया। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग पूर्णतया तैयार। आज कोरोना वैक्सीनेशन का यह तीसरा चरण तेजी से चल रहा है। गुरुग्राम में स्वास्थ्य विभाग ने 24 घंटे वैक्सीनेशन को कल ही मंजूरी दी। आज से गुरुग्राम के 5 अस्पतालों में वैक्सीन 24 घंटे 7 दिन लगाई जाएगी। और इसी के साथ गुरुग्राम हरियाणा का पहला जिला बन गया है जहां पर इस सुविधा को लागू किया गया। गुरुग्राम के सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने कहा कि लोगों को सबसे घातक वायरस से बचाने के लिए टीकाकरण सुविधाएं देने के लिए यह महत्वपूर्ण निर्णय। गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग कोरोना जांच करने में प्रदेश के सभी जिलों में सबसे आगे। ठीक उसी तरह कोरोना टीकाकरण में भी गुरुग्राम अव्वल है। गुरुग्राम प्रदेश में सबसे पहले 1 लाख लोगों को कोरोना टीका लगाने वाला जिला बना। या बीते शुक्रवार तक 1,01,019 लोगों को कोरोना टीका लगाए जा चुके हैं। इसमें 42,306 स्वास्थ्य कर्मी भी शामिल हैं।
वैक्सीनेशन अभियान को तीव्रता देने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार को कोरोना टीकाकरण अभियान को बड़े स्तर पर चलाने का फैसला लिया। तकरीबन 10,000 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया। आपको बता दें कि प्रदेश में 16 जनवरी को टीकाकरण अभियान शुरू हुआ था। सोमवार को शुरू किए जाने वाला अभियान सबसे बड़ा अभियान है जो शुरू हो गया है। इसमें 1 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। और इस बीच इसमें कोई संदेह नहीं कि संक्रमण का खतरा एक बार फिर बढ़ रहा है। तेजी से पैर पसार रहा है कोरोना। पिछले 3 दिनों में 20 से ज्यादा केस सामने आए। करीब 3 महीने तक राहत के बाद जिले में कोरोना फिर से एक्टिव दिख रहा है। बीते शुक्रवार को जिले में एक साथ कोरोना संक्रमण के 14 मामले सामने आए। लंबे अंतराल के बाद एक साथ इतने केस सामने आने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप है। आम लोगों में भी चिंता की लकीरें दिख रही हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लोग लापरवाह भी नजर आ रहे हैं। हिसार में भी कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लोग बिना मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं। हिसार में कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। बावजूद इसके लोग सार्वजनिक जगहों पर बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। कालावली में लोग सरेआम कोरोना के लिए जारी गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। यहां आम लोगों के साथ साथ दुकानदार भी बिना मास्क के बेखौफ नजर आ रहे हैं। कोरोना संक्रमण को रोकने के खिलाफ दूसरे जिलों में भी लोगों की लापरवाही देखी जा रही है। झज्जर से भी कुछ लापरवाही की तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि यहां कुछ जागरूक लोग कोरोना संक्रमण से खुद बचने और दूसरों को बचाने की बात करते नजर आए। पिहोवा में भी कोरोना संक्रमण को लेकर कई लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि वो एक बार फिर बढ़ते मामलों को देखते हुए सतर्क है। रोहतक में भी कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। एक बार फिर बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए रोहतक में लोगों को कोरोना संक्रमण से बचने के नियमों का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी जा रही है। इधर रोहतक के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल बिरला कह रहे हैं कि जिस तरह प्रदेश के कई जिलों में फिर से कोरोना पैर पसार रहा है, मामले सामने आ रहे हैं, वो चिंता का विषय है। नए मामलों के मद्देनजर रोहतक जिला प्रशासन के अधिकारियों ने भी जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में एक बैठक की, जिसमें इन बढ़ते केसों को रोकने के लिए रणनीति तैयार की गई। पानीपत का चुकलाना धाम श्री श्याम मंदिर लंबे समय से कोरोना के कारण बंद था, लेकिन अब इस मंदिर के कपाट खोलने के लिए महापंचायत का आयोजन किया गया। दरअसल यहां हर साल होली के मौके पर मेले का आयोजन किया जाता है, जिसके चलते मंदिर को खोलने का विचार किया जा रहा है। पंचकुला के सेक्टर 17 की राजीव कॉलोनी में पार्षद पंकज पर गांजा बेचने वाले युवकों ने चाकू से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी राजीव कॉलोनी में ही गांजे का काम करता है। पार्षद पंकज जब अपने ऑफिस में बैठे थे, तभी आरोपी ने वहां पहुंचकर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसमें पार्षद गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने पार्षद को अस्पताल पहुंचाकर हमला करने वाले युवकों को पकड़कर पहले तो उसकी पिटाई की, फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने जब आरोपी की तलाशी ली तो उसके एक अंगूठे को नकली पाया। जब पुलिस ने अंगूठे को उतारा तो उसमें नशे की पुड़िया बरामद हुई। सोनीपत में स्वच्छता के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी नगर निगम के अधिकारी पब्लिक शौचालय का रखरखाव करने में असमर्थ नजर आ रहे हैं। शहर के शौचालय कहीं बंद कर दिया गया तो कहीं गंदगी के कारण लोगों का जीना मुश्किल। सोनीपत के बस स्टैंड के सामने हर दिन हजारों लोग आवागमन करते हैं। महिलाओं को टॉयलेट जाने के लिए जगह ढूंढनी पड़ती है, क्योंकि नगर निगम द्वारा बनाए गए टॉयलेट की सफाई कई महीनों से नहीं हुई। कागजों में हर दिन कर्मचारी सफाई जरूर करते हैं, जिनका प्रतिदिन का वेतन भी रिलीज होता है। ऐसे सोनीपत की 1 या 2 टॉयलेट का हाल नहीं है, बल्कि शहर में करीबन 450 टॉयलेट बनाए गए हैं और एक टॉयलेट में लाखों रुपए लगाकर तैयार किया गया। बावजूद इसके आम जनता परेशान है। प्रदेश सरकार की तरफ से पुरानी अवैध कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए सरकार ने कदम आगे बढ़ाए। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट द्वारा लॉन्च किए गए पोर्टल पर अगले 7 दिनों के भीतर लोग जानकारी मुहैया करा कॉलोनी में सुविधा पाने के हकदार बन सकते हैं। बल्लभगढ़ पुलिस ने 2 लोगों को सट्टा लगाते हुए रंगे हाथों पकड़ा। पुलिस ने आरोपियों पर गैम्बलिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने बताया कि सूचना के आधार पर यह कार्रवाई हुई।
बस अड्डा पुलिस चौकी इंचार्ज उमेश कुमार ने कहा कि ये दोनों शख्स दिल्ली के रहने वाले हैं। खबर मिली थी इन्हें कि बस स्टैंड के पास कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। उन्होंने तुरंत छापेमारी कर दो को गिरफ्तार किया। उनके पास से सट्टा लगाने का सामान भी मिला। नारनौल में हरियाणा रोडवेज के बस ड्राइवर शराब के नशे में बस चलाने के मामले में हरियाणा न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। मामले को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद रोडवेज बस ड्राइवर हनुमान को सस्पेंड कर दिया गया। नारनौल डीआई ओम प्रकाश ने बस ड्राइवर को सस्पेंड करने की जानकारी दी। आपको बता दें कि नारनौल डिपो के बस का वीडियो सामने आया था। आरोप है कि बस ड्राइवर शराब के नशे में बस चला रहा था। इस दौरान एक कार ड्राइवर मांदी गांव के पास बाल बाल बचा। कार ड्राइवर ने खुद को बचाने के लिए कार को नीचे खेतों में उतार दिया था। सोनीपत में फायरिंग की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला खरखौदा विधानसभा क्षेत्र के गांव गोपालपुर से सामने आया है। एक घर में शादी समारोह का संगीत चल रहा था, जहां गांव के एक युवक ने आकर फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में दुल्हन समेत 3 लोगों को गोलियां लगी, जिन्हें उपचार के लिए रोहतक पीजीआई भेजा गया। आरोपी वारदात को अंजाम देकर मौके से चंपत हो गया। मामले की सूचना खरखौदा थाना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि फायरिंग को अंजाम क्यों दिया गया, जांच के बाद पता चलेगा। देश में दिनों दिन लूटपाट के मामले बढ़ते जा रहे हैं। मामला साफ तौर पर पुलिस के सुस्त रवैये को दिखाते हैं। ताजा मामला बल्लभगढ़ से सामने आया, जहां एक स्कूल कर्मचारी करीब 4,82,000 की रकम लेकर जा रहा था, उसके साथ लूट हुई। रास्ते में बीच में गली में बाइक सवार लुटेरों ने गाड़ी को रोककर कर्मचारी की आंखों में मिर्ची डालकर पैसों से भरा बैग छीन लिया और मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की तफ्तीश शुरू कर दी। कुरुक्षेत्र में सतलुज यमुना लिंक नहर में एक युवती का शव मिला है। शव के ऊपर गहरी चोट के निशान। पहली नजर में यह साफ पता चल रहा है कि युवती की हत्या करके नहर में फेंका गया, लेकिन सीमा विवाद के चलते घंटों बाद पुलिस ने मामले पर कार्रवाई की। झज्जर जिले के डावला गांव के पास 2 कारों में जोरदार भिड़ंत हुई। हादसे में 11 लोग घायल हुए, जबकि एक महिला की मौत हो गई। फरुखनगर झज्जर रोड पर गाय को बचाने के चक्कर में वाहन पेड़ से जा टकराया, जहां हादसे में वाहन के कंडक्टर की मौके पर मौत हुई। उधर पानीपत के सोंदापुर गांव के पास एक युवती नशे की हालत में मिली, जिसे राहगीरों ने सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां युवती का इलाज चल रहा है। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। सोनीपत नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करने वाले बकायेदारों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। क्षेत्र में करीब 500 डिफॉल्टर ऐसे हैं जिन पर 1-1 लाख रुपए से ज्यादा का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है और बार बार नोटिस जारी करने के बाद भी उन्होंने अभी तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं किया। अब इन डिफॉल्टर लोगों की प्रॉपर्टी को सील करने के लिए ज्वाइंट कमिश्नर ने आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही इसके लिए 5 टीमों का गठन कर दिया है। अगले सप्ताह से बकायेदारों की प्रॉपर्टी सील करने का काम शुरू कर दिया जाएगा। शहरी स्थानीय निकाय ने बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने की तिथि 31 मार्च तक बढ़ा दी है। 2010 से 21 तक का प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने वालों को 2017 तक 25% टैक्स व पूरे ब्याज की छूट मिलेगी। साथ ही उसे चालू वित्त वर्ष पर 10% की छूट दी जाएगी। विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार उपभोक्ताओं को 10% की छूट दी जा रही है, जिन्होंने अपना साल 2017-18, 18-19, 19-20 तक का प्रॉपर्टी टैक्स उस वर्ष जुलाई में भर रखा है। ऐसे में डिफॉल्टर लोगों को 31 मार्च तक छूट देने का मौका दिया गया है। गुरुग्राम नगर निगम लीज पर दी गई 1053 दुकानों को सेल करेगा। इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा एक पॉलिसी तैयार की जा रही है। हालांकि पहले भी इस बारे में एक पॉलिसी बनी थी, लेकिन कई खामियां होने के चलते उस पॉलिसी को लागू न किया जा सका। अब संशोधन के बाद ये लागू होगी और उसके बाद गुरुग्राम ही नहीं, प्रदेश के अन्य निकायों के अधीन सरकारी दुकानों को भी बेचा जा सकेगा। पानीपत के मोहाली गांव में साइड न देने पर एक व्यक्ति की कुछ लोगों ने बुरी तरीके से पिटाई कर दी। जो जानकारी मिली उसके मुताबिक युवक निम्बरी गांव का रहने वाला है, जिसे अस्पताल में एडमिट कराया गया। मामले में पीड़ित का कहना है कि वो अपनी बेटी को मोहाली गांव स्कूल से लेने के लिए जा रहा था। उसके पीछे से एक कार आ रही थी, जिसमें दूसरे गांव के शराब के ठेकेदार के साथ कुछ लोग मौजूद थे।
साइड न मिलने पर कार सवार ठेकेदारों ने उससे मारपीट करना शुरू कर दिया और कुछ देर बाद अन्य बाइक सवार व्यक्ति भी वहां पहुंच गए और लाठी डंडों से जयकरण की दोनों टांगे तोड़ डाली, वहां झाड़ियों में फेंककर फरार हो गए। एपीएमसी कानून में संशोधन के मुद्दे पर विधानसभा ने विधायकों की कमेटी गठित की है। आपको बता दें कि एपीएमसी एक्ट के सेक्शन 8A के सब सेक्शन 7 और सेक्शन 42 में संशोधन हो सकता है। धारा 42 के तहत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के विवाद सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर। संशोधन के बाद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के विवाद को सिविल कोर्ट के माध्यम से सुलझाया जा सकेगा। राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में कमेटी बनाने की घोषणा की थी। विधायक किरण चौधरी, अभय सिंह यादव, राम कुमार गौतम, भारत भूषण बतरा, सुधीर कुमार सिंगला इस कमेटी के लिए नामित। हिसार में मिड डे मील वर्कर ने बकाया वेतन और भत्ते के लिए जोरदार प्रदर्शन किया। वर्कर्स ने पक्के रोजगार और न्यूनतम वेतन मूल्य के लिए भी मांग की है। उधर प्रदर्शन को संबोधित करते हुए मिड डे मील वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव जय भगवान ने कहा कि केंद्र सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन देश की 25 लाख मिड डे मील वर्कर्स को भुखमरी की कगार पर छोड़ रखा है। लंबे समय से मिड डे मील वर्कर्स के मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं की जा रही। ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन की आज दोपहर हिसार रोड स्थित पंजाब पैलेस में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में 22-23 मार्च को सिरसा में होने वाले द्विवार्षिक सम्मेलन की तैयारियों को लेकर विचार विमर्श किया गया। इसी के साथ बिजली निगम को टुकड़ों में निजीकरण करने, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, खंभे और अन्य उपकरण कर्मचारियों से बनवाए जाने के साथ ही एक्स ग्रेशिया सहित अन्य मांगों को लेकर विचार विमर्श किया गया। गोहाना में लगने वाले जाम से निपटने के लिए अधिकारियों ने कमर कस ली है। जाम से निजात दिलाने के लिए गोहाना पुलिस ने अवैध तरीके से सड़कों पर गाड़ी खड़ी करने वाले दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की। गौरतलब है कि शहर में अतिक्रमण के चलते अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है, जिसके बाद गोहाना के एसडीएम परमजीत ने अधिकारियों को अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने के आदेश दिए। साथ ही गोहाना पुलिस को भी आदेश दिए हैं कि सड़क के बीच में अवैध तरीके से गाड़ी खड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनके चालान किए जाए, ताकि शहर को जाम से मुक्त कराया जा सके। सिरसा में भी आमजन को महंगाई के झटका लगा है। यहाँ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म टिकट का चार्ज बढ़ा दिया गया है। अब प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपए की जगह 30 रुपए में मिलेगा। यानी लोगों को प्लेटफॉर्म टिकट के लिए पहले के मुकाबले अब 3 गुना पैसे देने होंगे। उधर लोगों ने रेलवे द्वारा प्लेटफॉर्म टिकट के दामों में इजाफा पर नाराजगी जताई। कैथल में आरटीओ की लोकेशन शेयर करने के मामले में सरकारी गाड़ी के 2 चालक गिरफ्तार किए गए। बताया जा रहा है कि 20 जनवरी की रात को आरटीओ की गाड़ी कैथल जींद हाईवे पर ओवरलोड वाहनों की चेकिंग कर रही थी।